ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 75। उसने दरवाज़ा खोलने के बाद सवालिया नज़रों से हमारी तरफ देखा। सुल्ताना जल्दी से बोली, आप चाचा गनी है ना? डेढ़ उम्र शख्स ने इस बात में सारा लाया। सुल्ताना ने कहा, मैं सुल्ताना हूँ जी, जरगा से। डेढ़ उम्र गनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने एक बार फिर हम तीनों का जायजा लिया और हमें अंदर आने के लिए कहा। ये एक दरमियाने साइज का देहाती घर था। छत लकड़ी की थी, दीवारें और फर्श कच्चा था, ताहम बड़ी अच्छी तरह लिपा पोती की गई थी। नक्शो नगार बने हुए थे। गनी नामी इस शख्स ने सुल्ताना को मुखातब करते हुए कहा, आज मैं अकेला ही हूँ। बच्चे कल से अपने मामू की तरफ गए हुए हैं। वैसे मेरा ख्याल था कि तुम लोग 1-2 रोज बाद आओगे। रमजान ने तो मुझसे यही कहा था, बस जल्दी आना पड़ गया। हालात कुछ ऐसे हो गए थे। सुल्ताना ममनाई वो अब भी घबराई हुई लगती थी। यह है तुम्हारा शौक? वो डेढ़ उम्र गनी ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा। जी हाँ, वो ज़रा शर्माई। ये चोट कैसे लगी बेटा? गनी ने मुझसे पूछा। मेरे बोलने से पहले ही सुल्ताना बोली, कल शाम के वक्त पेड़ से गिरे हैं। काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। मैंने पट्टी तो कर दी, पर हो सकता है कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने अपनी जगह से उठते हुए गनी साहब आप मेरी एक बात सुनिए। डेढ़ उम्र गनी एक लम्हे के लिए तजब्जब में नजर आया, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, खैरियत तो है? हाँ जी, बस ज़रा अकेले में आपसे कुछ कहना है। सुल्ताना एकदम परेशान नजर आने लगी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर इससे पहले ही हम कमरे से बाहर आ गए। गूंगा बहरा हाशिम दरवाजे के पास लाताल्लुक सा बैठा था। एक करीबी कमरे में जाकर मैंने गनी साहब से कहा, मैं सख्त परेशान हूँ जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये लड़की कौन है? गनी साहब हैरत से मेरा चेहरा तकने लगे। क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं जी, ये मेरी बीवी नहीं है और ना मैं इसे जानता हूँ। ये कल शाम पहली बार मुझसे मिली। मुझे लगता है कि इसकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है। कल से मुसलसल ऑल फॉल बक रही है और ये बच्चा जो साथ है वो भी मेरा नहीं है। इन दोनों के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। कल रात तेज बारिश में हमने एक जगह पनाह ली थी। वहाँ भी एक बंदूक वाला पहुंचा। वो उसे और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। फिर वहाँ हमारे दरमियान लड़ाई हुई और वो हारून नाम का बंदा जख्मी होकर गिर गया। अब वो बंदा भी वहीं जंगल में बंधा पड़ा है। डेढ़ उम्र अब्दुल गनी के चेहरे पर उलझन हमें तशवीश नजर आने लगी। उन्होंने मुझे सर तरापा घूर कर कहा, तो तुम कौन हो? मैं कहते कहते रुक गया। मैंने कैसे बताता कि मैं कहाँ बेहोश हुआ था और कहाँ होश में आया, और मुमकिन था कि वो मेरी बात पर यकीन ही ना करते। मैं गहरी सांस लेते हुए चटाई पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने बैठ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा, गनी साहब, मैं बड़े मुश्किल हालात से दो चार हूँ। मैं इन हालात के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ हूँ, मेरा मतलब ये कौन सी जगह है? गनी साहब की आंखों में हैरत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा, भाई ये नल पानी है। जरगा के बाद इलाके की सबसे बड़ी आबादी तो यही है। इसे कौन नहीं जानता? अच्छा, यहाँ का सबसे करीबी शहर कौन सा है? मैंने लर्जा आवाज में पूछा। बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है तुम भी कुछ चकराए हुए हो। गनी साहब, आप बस मेरे 1-2 सवालों के जवाब दें, फिर आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। मेरे लहजे में आजिज़ी थी। भाई, यहाँ का सबसे करीबी शहर तो झांसी है। बाहर जाने में भी 4 दिन लग जाते हैं। झांसी, मैंने अपने ज़हन पर 2-3 बार दोहराया। यकीनन ये कोई इंडियन नाम था। मेरे ज़हन में तारीख के हवाले से झांसी की रानी के अल्फाज चमकने लगे, मगर ज़रूरी भी नहीं था कि ये वही झांसी हो। कहाँ लाहौर में डिफेंस का इलाका और कहाँ ये झांसी? मैंने मजीद वजाहत के लिए पूछा, झांसी के बाद कौन सी जगह आती है? गानी साहब के चेहरे पर उलझन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बेजार
कराची के बाद इलाहाबाद है, फिर लखनऊ। मेरे ज़हन में जैसे धमाके हुए। मेरा हैरतनाक अंदेशा दुरुस्त था। मैं पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में था, और इंडिया का ये भी कोई सरहदी इलाका नहीं था, ये डेप इंडिया था। मैंने एक बार फिर सर थाम लिया। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि मेरा रंग हिलती हो रहा है। गनी साहब, मुझे ये बताएं, ये लड़की कौन है? आपसे इसका क्या तल्लक है? मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए गनी साहब शुरू में तो हिचकिचाए, फिर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि सुल्ताना इस इलाके की दूसरी बड़ी बस्ती जरगा में रहने वाली है। वहाँ इसके साथ कुछ मसला था, जिसकी वजह से यह फौरी तौर पर जरगा से यहाँ नल पानी में आना चाहती थी। जरगा में गनी साहब का कोई दोस्त रमज़ान अली था। उसने एक पैगाम्बर के साथ गनी साहब को यह पैगाम पहुँचाया था कि वो चंद रोज़ तक एक लड़की को इनके पास भेज रहा है। लड़की के साथ उसका शौहर और बच्चा भी है। ये लोग सिर्फ 2-3 दिन इनके पास रहेंगे, फिर खुद अपने रहने का इंतज़ाम कर लेंगे। इसके सिवा अब्दुल गनी साहब को कुछ मालूम नहीं था, या शायद वो अभी बताना नहीं चाहते थे। मैंने कहा, गनी साहब, आप जिन रमज़ान साहब का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो वाकई आपके दोस्त हैं तो फिर इन्हें बताना चाहिए था कि वो जिस लड़की को आपके पास भेज रहे हैं वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। मैं खुद इससे बात पर हैरान हूँ। अगर लड़की को कोई ऐसा मसला होता तो रमज़ान ने मुझे पहले बता दिया होता, पर उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की। ये जो उसके साथ गूंगा बंदा आया, ये कौन है? मुझे लगता है ये लड़की सुल्ताना को रिश्तेदार है। रमज़ान ने मुझे बताया था कि हो सकता है लड़की पहले जरगा से निकल पड़े, इसका बच्चा बाद में किसी दूसरे के साथ निकले। इस तरह लड़की को जरगा से निकलने में आसानी होगा। बाद में कहीं रास्ते में लड़की और बच्चा आपस में मिल जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ है। ये गूंगा बच्चे के साथ निकला होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये लड़की अपने होशोवास में नहीं है। जो बंदा पैगाम लेकर आया था वो कहाँ है? वो तो शायद वापस चला गया। वैसे जरगा के 1-2 बंदे और यहाँ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस गूंगे से बात करके देखता हूँ। गनी साहब उठे और अपने चेहरे पर उलझन लिए कमरे से बाहर निकल गए। मैं वही बैठा रहा। मुझे यकीन था कि जल्दी इन्हें भी सुल्ताना की मकबूतुल हवासी का इल्म हो जाएगा। मेरे सर में टीसें उठ रही थी, पट्टी बदले जाने की ज़रूरत थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और ये यकीन करने की कोशिश करने लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं, गैर मुल्क में हूँ। फरा आतफ और अपनी माँ की कब्र से सैकड़ों मील दूर। पता नहीं मेरी माँ को बाकायदा कब्र भी नसीब हुई है या नहीं। इनकी मौत को छुपा लेना सेठ सराज और शेरे वगैरह के लिए बहुत आसान था। वो इस 4 दीवारी में पूरी तरह हावी हो गए थे। उन्होंने गार्ड खादम हुसैन को मार दिया था। इमरान का दोस्त आसिफ भी गालबन इनके हाथों जान गंवा बैठा था। शेर सराज वगैरह के लिए ऐन मुमकिन था कि वो माँ जी की मौत को कोई रंग दे देते, या फिर उनके जिस्म खाकी को वैसे ही कहीं गैब कर देते। मैं जब इन सारे खूनी मनाजिर के बारे में सोचता तो मुझे लगता कि ये कोई 7, 8 या 10, 15 रोज़ पहले की बात नहीं है, बल्कि इनको ज़माना गुजर चुका है। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। गनी साहब वापस आ गए। उनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा उलझन थी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा हौले से बंद किया और मंदम आवाज़ में बोले, बच्चे ने पोटी की है, लड़की इसकी टांगे वगैरह धो रही है। मैंने गोगे से अलहदा में बात करने की कोशिश की है। वो पता नहीं क्या इशारे कर रहा है। सही तरह मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। किसी वक्त तो लगता है ये लड़की इस तरफ की बात इच कर रहा है। आप उसे यहाँ लाए मेरे पास। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जवान को लेकर आता हूँ, वो भी जरगा से आया है, रमज़ान के महल्ले में ही रहता है। पक्की बात इस लड़की को भी जानता होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अब्दुल गनी साहब तेज़ी से बाहर निकल गए। उनके जाने के चंद सेकंड बाद सुल्ताना धमकी, वो खुश नज़र आ रही थी। उसने मेरे करीब बैठकर जोशीले अंदाज में मेरा हाथ दबाया और बोली, महरू बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम कल एक छोटे सरकार से मिलेंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे, वहाँ पर कोई आँच नहीं आने देंगे। उसने बड़ी मोहब्बत से अपना सर मेरे कंधे से टका दिया। फिर जैसे एकदम याद आया, हाय मैं मरी, मैंने तुम्हारी चोट तो देखी ही नहीं, अब क्या हाल है दर्द का। मेरे जवाब देने से पहले ही वो जल्दी जल्दी पट्टी खोलने लगी। वो अपने झोले में से साफ रुई और मरहम लेकर आई। हाशू
से उसने नीम गर्म पानी मंगवाया और बड़ी तवज्जो से मेरे सर के जख्म को साफ करने में मसरूफ़ हो गई। उसकी उंगलियों के लम्स में इंतहा दर्जे की मोहब्बत अमेज़ मलाइमत थी। उसके साथ साथ वो ख़ास किस्म की जुरत भी उसके अंदाज में मौजूद थी जो संगीन चोटों की मरहम पट्टी के लिए दरकार होती है। ऐसी जुरत आमतौर पर लड़कियों में नहीं पाई जाती। जो लग रहा था कि महरूज नाम का कोई शख्स वाकई मौजूद था और वो सुल्ताना का शौहर था। अब इस शख्स के साथ पता नहीं क्या हुआ था, वो यहाँ अपने बीवी और बच्चे के साथ मौजूद नहीं था। शायद कोई अलमनाक हादसा, कोई संगीन जुर्म, कोई खूनी वारदात। ऐन मुमकिन था कि जो कुछ पेश आया वो जरगा से नालपानी तक के रास्ते में ही पेश आया हुआ और इस वाक़े के बाद सुल्ताना ने होश व हवास खो दिए। गालिब इम्कान यही था कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि गनी साहब को 7-8 दिन पहले अपने दोस्त रमज़ान का पैगाम मिला था और उसने कहा था कि लड़की अपने शौहर और बच्चे के साथ उनके पास आ रही है। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? वो मेरी पट्टी करते करते ज़रा शर्मीले अंदाज में बोली। कुछ नहीं। जब तुम कहते हो कुछ नहीं तो इसका मतलब होता है कि कुछ है। वो पट्टी को आखिरी गिरा लगाकर मेरे बाजू से लगी और मेरी बढ़ी हुई शेव पर हाथ फेरने लगी। दाढ़ी बना दूं? उसने पूछा। क्या इतना हैरान क्यों रहे हो? पहले कभी नहीं बनाई मैंने, शायद तुम भूल गए। शुरू में तो मैं तुम्हें नला भी दिया करती थी। वो कहकर शर्मा गई।